आज के क्लास में हम फार्मूलाज देखेंगे। इन फार्मूलाज में फार्मूला की ना कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होते हैं तो वो सारे फार्मूला इसमें अवेलेबल हैं। आप उन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। जैसे पीवी हो गया, पीआरआई है, एसएलएन है, ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड यूज़ होते हैं। इसी तरह से कुछ फार्मूला होते हैं जो लॉजिकल यूज़ होते हैं। ठीक है, लॉजिकल की कैटेगरी, लॉजिकल जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे लॉजिकल कैटेगरी में हैं। अगर हमें टेक्स्ट से रिलेटेड कोई फंक्शन हमें यूज़ करना है, टेक्स्ट यानी कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, उस नॉर्मल टेक्स्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई फंक्शन यूज़ करना है तो वो सारे यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल हैं, फार्मूलाज अवेलेबल हैं। ये भी मैं आपको कुछ बताऊंगी। और डेट एंड टाइम, यानी कि इसमें डेट एंड टाइम से रिलेटेड हमारे बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा लुकअप आता है। लुकअप में हम कुछ फार्मूलाज हम देखेंगे। लुकअप एंड रेफरेंसेस, ये किसी और डेटा से रेफरेंस लेके या उसमें से कुछ डेटा लुक करने के लिए, देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद मैथ से रिलेटेड, अगर आपने मैथ्स किया है, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो सारे फार्मूला यहाँ अवेलेबल हैं। तो इसमें इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग, क्यूब से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपैटिबिलिटी एंड वेब। कुछ मतलब इतने सारे फार्मूलाज एक्सेल में अवेलेबल हैं, तो ये सारे फार्मूला तो हम कर नहीं सकते हैं, सारे इतने सारे फार्मूलाज हैं, क्योंकि ये स्पेसिफ़िक, इसमें इतने लेवल के फार्मूला हैं जो पीएचडी स्पेसिफ़िक, किसी एक सब्जेक्ट में अगर कोई बंदा पीएचडी कर रहा है और उसको जिस लेवल की कैलकुलेशन करनी है उस लेवल के फार्मूलाज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम सिर्फ उन फार्मूलाज को देखेंगे जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ हो सकते हैं, जो नॉर्मल टास्क में हम काम कर सकते हैं, हम उन सारे फार्मूलाज को इसमें कवर करेंगे। इंसर्ट फंक्शन सबसे पहले आता है। इंसर्ट फंक्शन, अगर आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पर आता है सिलेक्ट अ कैटेगरी। इसमें आप कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो टेक्स्ट से रिलेटेड मुझे कोई फंक्शन यूज़ करना है, तो टेक्स्ट से रिलेटेड हमने कोई भी फंक्शन लिया, ये फंक्शंस के नेम है, यहाँ पे फंक्शंस हैं। कॉन्कैटिनेट नाम का फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब जो भी इसमें कॉन्कैटिनेट क्या होता है ये मैं बाद में बताऊँगी कि फ़ंक्शन को ये यूज़ कैसे किया जाता है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। तो वहाँ हमने फंक्शन सेलेक्ट करा, ओके करा, देन आगे का प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। तो यानी कि नॉर्मल जो फंक्शंस हैं आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेट करेंगे, सेम वही चीज़ ओपन हो जाती है। तो इंसर्ट फंक्शन भी वही काम करता है, यहाँ पे जितने फंक्शंस हैं वो भी वही काम करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ आपको सारा एक्यूमुलेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, जिस डेटा पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा बना लेती हूँ। डेटा में हम एक काम करते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट लिस्ट बना लेते हैं, जिस प्रोडक्ट लिस्ट पे हम काम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा वाइट नहीं हो रहा है, ब्लैंक लेते हैं।
प्रोडक्ट नेम हमने ले लिया और प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, कितना प्राइस है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, और उसके बाद टोटल अमाउंट। जस्ट हम एक छोटा सा हम डेटा बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नेम हमने ले लिया, जैसे कि हमने लिया कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड LED, उसके बाद आप समझ तो डेटा केबल, हार्ड डिस्क, उसको हम STD कह देंगे, एक STD ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, चलिए हम छोटा सा एक डेटा तैयार कर रहे हैं। तो अब इसका प्रोडक्ट का प्राइस हम ले लेते हैं कि कितने का होगा। तो 250, 380, स्पीकर 4200, LED 500, डेटा केबल 150, STD 5000, STD 8000। ओके, तो हमने कुछ एक इन्फॉर्मेशन ली। क्वांटिटी हम ले लेते हैं कि इसकी हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, ली गई है, या टोटल स्टॉक हम ले लेते हैं कि कितनी स्टॉक हमारे पास है। बेसिकली ये 100 है, ये 50 है, ये 20 है, ये 30, डेटा केबल 100, STD 60 और ये 40, इतना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। और अब हम इसका प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास टोटल, कंट्रोल D प्रेस करके सबका हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इसमें फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे इस पर। तो सबसे पहले आता है ऑटो सम। यहाँ पे भी आपका वही मोर फंक्शंस आ जाता है। ये कुछ नॉर्मल फंक्शंस हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, जैसे सम निकालना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है। तो अगर मुझे सम करना है तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ कि मैं अभी सम निकाल रही हूँ। तो सम किसका निकाल रहे हैं, हम ऑटो सम लेते हैं या सम में जाते हैं। तो अब ये इसका है, मैं कह रही हूँ टोटल जितना भी इसका अमाउंट है मुझे इसका सम चाहिए। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, ये सम आ गया। ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ से एवरेज पे क्लिक करेंगे। मुझे इसी नंबर्स का एवरेज यानी कि इस रेंज का एवरेज निकालना है, यानी कि टोटल अमाउंट जितना भी होगा उसका एवरेज दिखा दे। तो एवरेज ऑलमोस्ट इसने ये दिखा दिया, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं काउंट नंबर्स, यानी कि मुझे अब नंबर काउंट करने हैं कि मेरे पास टोटल कितना अमाउंट, मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो उसमें भी यही रेंज सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करोगे तो ये काउंट इसने दिखा दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं इसमें काउंट कर रही हूँ और काउंट में मैं ये वाले काउंट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की जो नेम है उसको काउंट करा, तो प्रोडक्ट के नेम पे देखो ये 0 दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने अमाउंट काउंट किया था तो अमाउंट में ये क्या दिखा रहा है, इसने 7 दिखाया। तो काउंट बेसिकली किसको काउंट करता है, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, वो काउंट करता है नंबर्स को, ठीक है। अगर आप ये सारा रेंज अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो 21 दिखाएगा, क्योंकि 7 के 3 रोज़ है। तो इसलिए यहाँ पे इसने 0 दिखाया। तो काउंट में मैं डिफरेंस बता दूँ, काउंट में वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता बट वो नंबर को काउंट करता है। इसके बाद आता है मैक्स, यानी कि अगर आप इसमें से देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितना है, मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम प्राइस वाला, मैक्सिमम प्राइस किसका है इसमें, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो इसने बता दिया 8000, यानी कि जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है वो ये है। और उसी तरह अगर हम मिनिमम प्रोडक्ट की बात करें कि मिनिमम हमारे पास कौन सा है, तो यहाँ से मिन पे क्लिक करो और मिन पे मैंने वही प्राइस का रेंज सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है। तो ये मिनिमम बता देगा कि 150 का सबसे हमारा सस्ता वाला प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है 150 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है रिसेंटली यूज़। रिसेंटली यूज़ का मतलब है जस्ट अभी हमने कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो यूज़ करे हैं। जैसे कॉन्कैटिनेट अभी मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब अभी मैं आपको दिखा रही थी। इफ़ कंडीशन, ये आपको पता है इफ़ कंडीशन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हम लॉजिकल कंडीशंस यूज़ करते हैं। अगर ऐसा है तो ये हो जाए, अदरवाइज़ ये हो जाए। जब ये वाली कंडीशन आती है तो हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसे कि रिज़ल्ट निकालने के लिए कि अगर मिनिमम नंबर हैं तो पर्सन पास हो जाए और अगर नहीं है तो पर्सन फेल हो जाए। इसी तरह ग्रेडिंग के लिए भी हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे थे। इसके एग्जांपल्स मैं पहले आपको दे चुकी हूँ कि जिसमें हम ग्रेड निकाल रहे थे, अगर 80% से अबव उसका ग्रेड परसेंटेज है तो ए ग्रेड है, ए ग्रेड मिल जाए। 60 से 80 के बीच में है तो बी ग्रेड मिल जाए। 40 और 60 के बीच में है तो सी ग्रेड मिल जाए। तो इस तरह से वो भी कंडीशंस हैं, एवरेज के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर ये सारे जो ग्रेड है वो डिपेंड करती है। इसके बाद ट्रिम क्या होता है, ट्रिम भी हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये मैं टेक्स्ट में स्पेशली आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली यूज़ जितने भी हमने फंक्शंस यूज़ करे हैं ना, वो सारे फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है कि आपको स्पेशली इन कैटेगरी में न जाना पड़े। रिसेंटली जो यूज़ करा है वो यहाँ से आप बार बार अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ये स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ये जो फाइनेंस में जिन्होंने करा हुआ है, फाइनेंस जिनको आता है वो ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट नॉर्मल फंक्शंस करवाऊंगी जिसमें अब हम लॉजिकल कर लेते हैं। लॉजिकल में जैसे इफ़ हमने कर लिया, ठीक है। इफ़ एरर देखते हैं। अच्छा, इफ़ एरर पे क्लिक करा, वैल्यू इफ़ एरर, जैसे मैंने ये वैल्यू ले ली, ठीक है। इफ़ एरर, एरर का मतलब होता है जैसे अगर नल, और मैंने कर दिया ओके, तो इसने क्या दिखा दिया, इफ़ एरर, यानी कि इस ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किया था, इस सेल के अंदर कोई नल टाइप का एरर है, नल टाइप का एरर होगा तो वो बताएगा नल, अदरवाइज जो वैल्यू थी इसने वैल्यू शो कर दी, ठीक है। इफ़ एरर का मतलब है अगर एरर होगा तो बताएगा। अगर हमने मान लो कोई फॉर्मूला लगाने में अगर कोई गलती कर दी, कोई एरर आ गया, तो ये यूज़ होता है। फिर उसके बाद नॉट। नॉट का मतलब होता है फॉल्स को ट्रू करेगा, ट्रू को फॉल्स करेगा। यानी कि नॉट पे मैंने क्या कर दिया, मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है। इस नंबर में क्या है 7, ठीक है। ओके करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। यानी कि F8 अभी हमारा ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि जब ज़ीरो होता है तो ज़ीरो पे फॉल्स होता है, और नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर होता है तो वो होता है ट्रू। लेकिन ये जो नॉट है ना, ये उल्टा करता है, तो ये ट्रू है यानी कि इसमें कोई नंबर है, ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, यानी कि उल्टा दिखा दिया। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ज़ीरो कर देती हूँ, ठीक है, ज़ीरो करते ही देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो नॉट हमेशा ना उल्टा करता है, नॉट उल्टा करता है, ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास और कंडीशन आ जाती है। और के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि मैंने और लिखा इक्वल्स टू, यहाँ से आप और पे चले जाओ, लॉजिक 1 दिस, और हमने करा दिस और कर दिया दिस और दिस, यानी कि दिस और दिस। ये और कंडीशन ना हमेशा क्या होता है, अकेले ये यूज़ नहीं होता, ये इफ़ के साथ यूज़ होता है। अगर आप इफ़ के साथ यूज़ करना चाहें तब हम और यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल सोच लेती हूँ जिसमें आपको मैं और का प्रैक्टिकल यूज़ बता सकूँ।
मैं इसको बताऊंगी आपको अभी इसका प्रैक्टिकल यूज़ कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा और जो हमारा आंसर है वो भी हमारा ट्रू या फॉल्स में देगा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में हमेशा आंसर देगा। चेक वेदर एनी आर्गूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ़ द आर्गूमेंट आर फॉल्स। यानी कि और के अंदर अगर आप दो वैल्यू देते हैं और दोनों वैल्यू में से कोई, अगर दोनों वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर दे देती हूँ, एक में दे दिया 1 और एक में दे दिया 0, ठीक है, 1 और 0। यहाँ पे मैं और लगा रही हूँ, देखो और का यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ और लिया, यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला नंबर दे दिया और कर दिया ओके। ओके करते इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया ट्रू। यानी कि 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। 1 या 1 के अलावा कोई भी नंबर, बस 0 पे क्या होता है, फॉल्स होता है। तो फॉल्स और ट्रू में से एक नंबर तो ट्रू है, तो इसलिए इसने ट्रू दिखा दिया। अगर इस 1 की जगह भी मैं 0 कर देती तो दोनों अगर 0 होते तो ये 0 दिखाता, अदरवाइज़ ये 1 दिखाएगा। जो और की कंडीशन है ना, और कुछ इस तरह से काम करता है, अगर दोनों 1 1 है तो रिज़ल्ट क्या आता है 1। अगर 1 एक में 1 और एक में 0 है तो भी रिज़ल्ट आएगा 1। पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1 आता है तब भी रिज़ल्ट आता है 1। और अगर दोनों में ही 0 0 है तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स, जिसमें 1, तीनों 1 का मतलब होता है ट्रू और इसका मतलब होता है फॉल्स। तभी यहाँ पे जब मैंने दोनों 0 0 दिया तो इसने फॉल्स दिखा दिया। अगर इसमें कोई भी एक नंबर 1 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, या दोनों नंबर भी 1 होंगे तो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों नंबर 0 होंगे तब ये फॉल्स होगा, और मैं दोनों नंबर 0 कर देती हूँ तो ये फॉल्स दिखा दें। ये बेसिकली लॉजिक में यूज़ होता है, इसलिए ये लॉजिकल कैटेगरी में आता है। लॉजिकल कैटेगरी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने किसी नंबर का कुछ कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन में अगर हम ये करते हैं कि अगर कैलकुलेशन होने के बाद हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है तो वो ट्रू दिखाए, अदरवाइज फॉल्स दिखाए, तो वहाँ यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। इसी तरह एक्सॉर भी ऐसा ही कुछ लॉजिकल है। तो अभी आपने लॉजिकल ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ये सब आप पाइथन में पढ़ेंगे तो वहाँ आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो फ़िलहाल हम नॉर्मल वाले करते हैं, जैसे इफ़ आपने देख लिया और बाकी आप रहने दीजिए। देन एंड जो होता है और का ठीक उल्टे सेंस में आप ले लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ और ये अगर मैं एंड की कंडीशन बताऊँ तो एंड में क्या होता है, अगर दोनों 1 है तो 1, अदरवाइज़ हर जगह 0, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे और यूज़ करा है इसमें, इसी तरह से अगर मैं एंड यूज़ करूँ सेम इसी नंबर पे, एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये नंबर है, यहाँ से हमने दूसरा नंबर लिया। ऐसे ही आप मल्टीपल नंबर ले सकते हैं। यहाँ लॉजिक 3 आ रहा है, लॉजिक 4 आ रहा है, तो आप मल्टीपल नंबर ले सकते हैं। तो इसने 0 0 पे क्या दिखा दिया, फॉल्स। लेकिन अगर मैं 1 कर दूँ तो देखो ये एंड है, तो एंड में क्या दिखाया इसने, फॉल्स, बट और में क्या दिखा दिया, ट्रू। क्योंकि और में एक बार भी 1 आता है तो ट्रू हो जाता है, इसमें एक बार भी अगर 0 आ गया तो फॉल्स हो गया। तो जब तक दोनों में 0 0 है तो फॉल्स रहेगा। अगर दोनों में 1 1 है तो एंड की कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ ट्रू नहीं होगी। ये एंड एंड और का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट में आप कौन कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट नेम और फिर आता है लास्ट नेम, ठीक है। जैसे मैंने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम की कैटेगरी बना दी। जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे इसी तरह की कैटेगरी होती है कि फ़र्स्ट नेम हमारा क्या होगा एंड लास्ट नेम हमारा क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ये ले लिया, जैसे मैंने लिया एक नाम लिया मोहित और उसका लास्ट नेम है कुमार। उसी तरह मैंने यहाँ पे एक और नाम ले लिया, हम अपने स्टूडेंट के नाम ले लेते हैं, नाम है नंदलाल, ठीक है। एक और नाम लेते हैं राजेश और यहाँ पे हम ले लेते हैं शर्मा, ठीक है। अब मुझे इसमें ना कंप्लीट नेम चाहिए, मुझे यहाँ पे पूरा नेम चाहिए,
यानी कि सिर्फ नेम की कैटेगरी में डाल रही हूँ। और इस नेम के अंदर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए, मुझे लास्ट नेम भी चाहिए, दोनों मिला के नेम चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग या दो नेम को आपस में जोड़ना, ठीक है, दो नेम को जोड़ना। कॉन्कैटिनेट में जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट 1 है, ये मैंने टेक्स्ट दिया, ठीक है। टेक्स्ट 2 है, टेक्स्ट 2 में एक काम करते हैं, क्योंकि मोहित और कुमार के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरे में हमारा क्या है, तीसरे में हम ये लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप टेक्स्ट जितने मर्जी बढ़ाते जाओ। तो ये पहले में दिखा रहा मोहित, दूसरे में देखो एक स्पेस दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक स्पेस दिया है, और तीसरे में कुमार आ रहा है। जैसे इसको ओके करोगे तो ये इसने क्या दिखा दिया, दोनों टेक्स्ट को आपस में जोड़ दिया। मुझे सारे नेम एक साथ चाहिए, सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो, देखो सारे नेम आ गए, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन इसी तरह से काम करता है, दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट को आपस में जोड़ के जब दिखाना होता है तो कॉन्कैटिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं टेक्स्ट में ही आगे। कॉन्कैटिनेट के बाद आता है, एक मैं आपको और यूज़ करवाती हूँ, एक मैं फंक्शन आपको ये बताती हूँ, ट्रिम। इस ट्रिम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिम में क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा, या मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, और नाम लिखने से पहले मैं गलती से जैसे 2 स्पेस मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, 2 स्पेस 3 स्पेस ये सब मैंने स्पेस अगर मैंने ऐड कर दिए, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे तरुण, और इधर भी मैंने एक तो स्पेस कर दिया और तरुण कुमार, ओके। अब जब हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को कंट्रोल डी करते हैं, तो कंट्रोल डी करने से इसमें क्या आ गया, इसमें स्पेस आ गया, ठीक है। अब मुझे ये स्पेसेस हटाने हैं जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस कैसे हटाया जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए हम इसमें ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो ट्रिम होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रिम लो, ट्रिम करके ये टेक्स्ट लिखो, ठीक है, और ओके कर दो। जैसे ही ओके करा तो अब क्या दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में 2 चीज़ें आ गई, ये देखो ऊपर फॉर्मूला बार में देख रहे हैं, कॉन्कैटिनेट A16 स्पेस B16 प्लस ट्रिम। तो अब इसमें क्या है कि मुझे ट्रिम भी करना है और मुझे फालतू के मतलब मुझे दोनों टेक्स्ट को आपस में जोड़ना भी है। तो हम ये दोनों फार्मूले आपस में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, मैं ऊपर फॉर्मूला बार में ही चेंज करके आप बता रही हूँ। यहाँ पे आप लिखें ट्रिम, फंक्शन का नाम क्या है ट्रिम, ब्रैकेट लगाएं, और ब्रैकेट लगा के बस एक लास्ट में और ब्रैकेट लगा दो आप, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब बीच में कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ हुआ, और अगर उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो वो ट्रिम हो जाएगा। मैं साथ के साथ 2 आपको फॉर्मूले एक साथ मिला के बता रही हूँ। एंटर कर दो, एंटर करते ही अब देखो यहाँ से जो स्पेस था वो हट गया, ठीक है, स्पेस वो हट गया। तो अब चाहे यहाँ पे, क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला ट्रिम एंड कॉन्कैटिनेट दोनों मिक्स करके यूज़ हुआ है, तो अब चाहे यहाँ पे आप जितने मर्जी स्पेस देके कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने एक नाम दे दिया, फिर स्पेस देके मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे हरे किशन, और मैंने कंट्रोल डी कर दिया, तो देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे वही नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, जो ये फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो कभी लिखते हुए अगर गलती हो जाती है तो ट्रिम उस स्पेस को हटा देता है। अब एक काम करते हैं, एक मैं और बताती हूँ क्या है ये। अब देखो, अब मैं एक और आपको इसमें ना कैर का यूज़ करके बता दूँ। कैर का मतलब क्या है,
जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। कैर ब्रैकेट में क्या आएगा, नंबर। रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट फॉर योर कंप्यूटर। अब हमारे जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर में जब हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसको अस्काई कोड बोला जाता है। अस्काई कोड में क्या होता है कि आपका हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है और हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अब मुझे एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है मुझे वो पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो वो कैर के थ्रू से पता किया जा सकता है। आप क्या करो, जैसे ए है, मुझे ए प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैर में जाके मुझे ए का नंबर पता है। ए का नंबर क्या होता है, ए का नंबर होता है 65 करके जैसे ही एंटर करा तो देखो इसने कैपिटल ए प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मुझे अब स्मॉल ए प्रिंट करना है। स्मॉल ए प्रिंट करने का जो कोड होता है वो होता है 97 एंटर करो, देखो स्मॉल ए प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि कैर और फॉर्मूला बार में देखना, कैर और उसके अंदर हम कोई नंबर लिखते हैं। ये नंबर क्या होता है कि इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक कैरेक्टर हमारे कोड में होता है, ठीक है, जिसको अस्काई कोड कहते हैं। तो अस्काई कोड के अकॉर्डिंग 97 का मतलब क्या हो गया, स्मॉल ए, ठीक है। ये बड़ा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इसका होता है 97 और कैपिटल ए का जो कोड होता है वो 65 होता है। अगर आप किसी भी कोड में, जैसे कि मुझे 0 या 1 में देखना है, जैसे ये 0 है, अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आएगा, तो हमने किसी सेल नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नंबर नहीं आता, ये होता है एरर, ठीक है, इसको हम कहते हैं एरर। और अगर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई नंबर देखना है तो कैर 1, इस 1 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ओके करेंगे तो 1 में स्पेस आता है। 1 का मतलब क्या है, स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। अगर इसके बदले कोई नंबर नहीं होता तो एरर दिखाता। अब एरर भी नहीं दिखा रहा और कोई नंबर भी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब स्पेस है जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फाइंड लेफ्ट लेन। अच्छा, एक और चीज़ है लेन के अंदर क्या होता है, ये लेंथ निकालता है। जैसे मान लो मैंने लेन करा और मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करके ओके करा, तो ओके करते इसने क्या दिखा दिया, 11, यानी कि टोटल ये कितने कैरेक्टर का है, 11 कैरेक्टर का। मैं यहाँ पे लेंथ भी निकाल लेती हूँ। लेंथ लेके यहाँ से हमने दिया लेंथ नेम, एंटर, इसने 11 दिखा दिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, ये देखो इसने सारे नाम की जो लेंथ है इसने वो दिखा दिया, हर एक नाम की क्या लेंथ थी, ठीक है। तो इस तरह से लेंथ फंक्शन हमारा यूज़ किया जाता है। एक होता है अपर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने ये जितना भी टेक्स्ट लिखा है, जो भी ये टेक्स्ट लिखा, ये सारा किस में आ रहा है, लोअर टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। बट आपको ये सारा चाहिए कैपिटल में, तो हम कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। MS वर्ड में तो बहुत इजी है, उसमें एक शॉर्टकट भी यूज़ होता है कैपिटल करने के लिए। तो वर्ड में तो आप स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। क्या शॉर्टकट था, किसी को याद है? हाँ जी, सबका एक तरह से टेस्ट हो रहा है। बताइए, वर्ड में अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को अगर हमें कैपिटल करना है तो हम कैपिटल कैसे करते हैं।
एनीवन, किसी को याद है? आगे मैम नहीं, वो तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। F3। यस, बिल्कुल, मानसी ने बिल्कुल ठीक बताया। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो अलग अलग केसेस आ जाते हैं, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये तीनों केस में आपका सेंटेंस जो है बदल जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3। तो वो जो फॉर्मूला यूज़ या जो हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, वो शॉर्टकट सिर्फ MS वर्ड में यूज़ होता है। ठीक है, और अभी जिन्होंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करना, उससे हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है, सेंटेंस चेंज नहीं होता, सेंटेंस केस नहीं होता है। ठीक है, बट एक्सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं जैसे मान लो इसको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर रही हूँ तो मेरा कुछ भी प्रेस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे सारा नेम कैप्स में चाहिए तो हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हमारा अपर आ जाता है, अपर पे जाओ और यहाँ पे यही टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। तो ओके करते ही अब इसने सारा टेक्स्ट किस में दिखाया, देखो कैपिटल में। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक उसको कैपिटल बदल दिया। तो यही होता है कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, अभी 4-5 नाम है तो आप अपने आप कैप्स लॉक करके आप कैपिटल कर सकते हो, बट हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो तो हम इन्हीं फंक्शंस का यूज़ करके टेक्स्ट में चेंजेस करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कैर, जिस कैर के अंदर हम न कोई नंबर देते हैं, उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या आ जाता है, जो कैरेक्टर होता है वो आता है। अब मुझे ठीक इसका उल्टा करना है। मैं कह रही हूँ कोई कैरेक्टर मेरे पास है, मुझे उसकी वैल्यू पता करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये वैल्यू फंक्शन यूज़ किया जाता है। वैल्यू में जाइए, यहाँ पे कोई भी कैर प्रेस कर दो, जैसे मैंने प्रेस कर दिया के, ठीक है, के करके एंटर कर दिया। एंटर करते ही इसने टेक्स्ट की वैल्यू में एरर शो कर दिया। सिंगल कोट में करते हैं, we found a problem with this insert function. इसमें जाएंगे, वैल्यू पे जाएंगे, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट अ नंबर टू अ, ओके, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेके इसको ओके करते हैं। करते नहीं लिया, नंबर टू अ नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये वैल्यू के अंदर इसमें हम किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट अ नंबर टू अ नंबर। जैसे मैंने 1 पे क्लिक करा, 1 करा और 1 करके यहाँ पे मतलब इसमें जो J3 था, J13 था, वो लिया, 1 लिया। तो यहाँ 1 करके एंटर करोगे तो ये जो 1 है ये एक नंबर है, बट यहाँ जो 1 है वो क्या है, वो एक टेक्स्ट है। तो दोनों में फ़र्क है, एक टेक्स्ट होता है, एक नंबर होता है। जैसे कि नंबर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो।
जैसे प्लस माइनस करना है, आपको एवरेज निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ हम नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हम टेक्स्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, यानी कि जो नंबर होते हैं ना 0 से लेकर 9 तक, वो भी हमारा एज अ टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, जब आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं अपना, तो कॉन्टैक्ट नंबर में आपने 10 नंबर्स लिखे, बट वो 10 नंबर आपका आगे उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाली। उन 10 नंबर को ना तो प्लस करना है, ना माइनस करना है, ना और किसी चीज़ में यूज़ करना है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर ना होके एज अ कैरेक्टर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें कोई कैलकुलेशन ना हो जाए। हमारे पास जो नंबर है वो एज अ टेक्स्ट ही हमारे पास मिले, एज अ टेक्स्ट हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमारा वैल्यू यूज़ होता है नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है डेट एंड टाइम से रिलेटेड आपके बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं। डेट एंड टाइम में जैसे हमने डेट लिखा, ठीक है, डेट लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेट अपनी तरफ से बना सकते हैं। मैं अलग सेल ले लेती हूँ, यहाँ पे हम डेट लेते हैं, डेट लेके डेट, यहाँ पे जैसे ईयर आ रहा है, आप कोई भी ईयर लिखिए। जैसे मैंने 2012 कर दिया, ठीक है, मंथ कर दिया, मंथ मैंने कर दिया 10, और डे मैंने कर दिया, मैंने कहा 20 डे, ठीक है। और जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो आपने डेट दी थी उसके अकॉर्डिंग ये डेट बन के आ जाती है। तो एक तो होता है इस तरह से डेट बनाना, ठीक है। गुरदीप, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, आपका माइक एक बार उसको ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। तो डेट एंड टाइम के अंदर हमने डेट बनाया। इसी तरह से अगर आप डेट वैल्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डेट टेक्स्ट, अगर इसमें कोई डेट है जो टेक्स्ट में लिखी है, कन्वर्ट अ डेट इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड, यानी कि वो कोई डेट को कोई उसमें कन्वर्ट कर देगा, किसी टेक्स्ट में जैसे हम इसी डेट को लेते हैं और इस डेट को लेके ओके कर देते हैं। ओके करते ही इसमें एरर शो कर दिया, डेट वैल्यू, ओके। ये क्या करता है, डेट वैल्यू बेसिकली ये अलग अलग एक्सेल, जैसे हम एक्सेल के डिफरेंट वर्जन यूज़ करते हैं, तो वर्जन के अकॉर्डिंग ना चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट टेक्स्ट में ये दिखा रखा है कि इस टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट अ डेट इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट फॉर्मेट बिटवीन 1900 विंडोज़ में और 1904 मैग्नेटोज़ में एंड 1231,999, यानी कि ये जो डेट हमारे किस बीच में दिखाएगा, ये जो कन्वर्ट करेगा वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की डेट को कन्वर्ट करेगा। और ये भी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। मैग्नेटोज़ में स्टार्ट यहाँ से होता है, विंडोज़ के सिस्टम में 1900 से स्टार्ट होता है ईयर, ठीक है। तो ये किसी अलग टाइप का अगर हमारे पास कोई डेट अवेलेबल है जो इस रेंज में नहीं आती है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है डे। डे पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी आप नंबर दो, जैसे सीरियल नंबर दो 1 से लेके 31 तक। तो मैंने कोई एक नंबर दे दिया, मैंने दे दिया 18 करके जैसे ओके करेंगे तो 18 दिखा रहा है ये, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ डे दिखाएगा। जैसे अगर मैंने इसको सेलेक्ट करा, मतलब यहाँ पे क्लिक करा, डे में गए और यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर, ये डेट सेलेक्ट करके और कर दिया ओके करते देखो इसने 20 दिखा दिया, यानी कि इस डेट में से इसने डे निकाल दिया। तो डे से सिर्फ हमारी डे निकलती है। डेज में क्या होता है, एंड डेट और स्टार्ट डेट, ठीक है। कोई भी डेट ले लो, जैसे मैंने एक ये डेट ले ली एंड डेट, और मैंने एक स्टार्ट डेट ले लिया। स्टार्ट डेट में मैं ले लेती हूँ 10/10/2012, ठीक है। और ओके करा, तो ओके करते इसने क्या कर दिया, इन दो डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखा दिया डेज़ में। जैसे मैं एक और डेट ले लेती हूँ, यहाँ हटा के यहाँ पे एक और डेट ले लेती हूँ। मैंने कहा 10
और यहाँ पे मैंने कर दिया 22 और यहाँ पे 2012। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको डेज दिखाती हूँ। डिलीट डेज, एंड डेट मेरी ये है और स्टार्ट डेट हमारी क्या है, ये है। ठीक है, और ओके कर दिया। ओके करते इसने क्या दिखा दिया, 2, यानी कि इस डेट और इस डेट के बीच का डिफरेंस कितना आया, कितने दिन का डेज आया, 2। अगर आप इसका मंथ बदल देते हो, जैसे ये 10 है, मैंने 11 कर दिया। ठीक है, एंटर करते ही देखो यहाँ पे कितने डेज़ का डिफरेंस आ गया, 33। तो ये डेट स्टार्टिंग की थी, ये एंड डेट थी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इसने दिखा दिया। तो आपको 2 डेट के बीच में जितने दिन हैं आप वो भी इसमें बता सकते हैं इसीलिए। डेज 360, इसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसमें भी हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट है। जैसे मैंने ये करा स्टार्ट डेट और ये मैंने करा एंड डेट। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कोई लॉजिकल मेथड यूज़ करना है, लॉजिकल मेथड हमें कुछ नहीं यूज़ करना, और ओके कर देते हैं। ओके करते भी इसने क्या करा, इसने 32 दिखाया। अब यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 32 है। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने डेज 360 के हिसाब से करा, क्योंकि 2012 हमारा लीप ईयर है। उस लीप ईयर के अकॉर्डिंग इसने चेंजेस करके फिर इसने जो डेट थी इसने वो दिखाया। तो डेज 360 में भी हमारे क्या होते हैं, डेज हमारा बीच में दिखाता है। और ये 30 डेज़ इन अ मंथ ये काउंट करता है कि मंथ में जो है 30 दिन है, 30 दिन के हिसाब से ही ये निकालता है। तभी यहाँ पे एक कम हो गया, 32। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आप टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको टाइम एंटर करना है इसमें, तो आप टाइम पे क्लिक करो और टाइम पे क्लिक करके आप आवर, मिनट, सेकंड अपने आप बनाना है। तो मैंने कह दिया 12, मिनट भी 12। ठीक है, सेकंड 10, एंटर कर दो तो ये टाइम बता दिया 12:12। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेज से रिलेटेड आपके पास मतलब बहुत सारे फंक्शंस यूज़ हैं, फंक्शन आप ले सकते हैं। इसमें एक और आता है टुडे। जैसे आप टुडे लिख के एंटर करते हैं तो ये आज की डेट दिखा रहा है। तो आज की जो सिस्टम की डेट है वो दिखाता है टुडे में। इसी तरह से ईयर, यानी कि अगर आपको ईयर निकालना है किसी डेट में से, तो आप उसमें वही डेट सेलेक्ट करो, ओके करो, तो ये उसमें से सिर्फ ईयर निकाल के दिखा देगा। तो जो भी कोई डेट है उसमें से डे निकालने का अलग तरीका है, मंथ भी निकालने का अलग फॉर्मूला है और ईयर निकालने का अलग फॉर्मूला है। तो ये अलग अलग टाइप के डेट से रिलेटेड जो है हमारे डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज अवेलेबल हैं। ओके, और इसमें एक और फार्मूला होता है नाउ करके। नाउ जो हमारा फार्मूला यूज़ होता है, ये रहा नाउ पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे सिंपल। तो ये डेट एंड टाइम, करंट सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है वो बताता है नाउ के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने कुछ ये फॉर्मूलेस करे हैं। अभी हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक।